सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को कोरोना से महफूज रखने के लिए हमें फासले रखने होंगे। ऐसा मुमकिन तभी है जब हम हुकूमती अहकामात पर अमल करके खुद को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रखें और रश वाली जगहों पर ना जाएं, जो कि अफसोस की बात है नहीं हो रहा। इसके साथ साथ बॉल ने इंट्रोड्यूस करवाया एक बहुत अच्छी सहूलत आपके लिए, फैसिलिटी आपके लिए। घर बैठे अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सिम्टम महसूस हो रहा है तो आप ऑनलाइन डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं कि कैसे एहतियात करनी है, अब मुझे आगे क्या करना होगा। तो बॉल की स्क्रीन पर नंबर आप देख सकेंगे और उस नंबर पर आप कॉल करेंगे और डॉक्टर से ऑनलाइन बात भी कर सकेंगे। कोरोना से नहीं किसी की यारी, अगर एहतियात ना की तो कल को आ सकती है आपकी भी बारी। सेहत के संगीन मसले पर अवामी रवैया मायूस कौन है। लॉकडाउन हुआ है लेकिन ज़ाहिर समाजी दूरी की जो इल्तिजा है वो भी हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर की जा रही है। जहां मौका मिले खिलाफ वर्जी आप लोग कर गुजरते हैं। यूरोप और अमेरिका समेत दीगर ममालिक में आई क़यामत से भी सबक नहीं सीखा जा रहा। गैर संजीदा अंदाज सहने को दावत देने के मुतरादिफ है। और अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम खुद को महफूज रख सकते हैं और क्या क्या इकदाम हमें डॉक्टर्स इस वक्त बता रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो किस तरह से हम बरकरार रख सकते हैं और ये कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी हमें मुस्तकिल बुनियादों पर यह बात बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि हुकूमती नुमाइंदगान भी डॉक्टर्स की तजावीज़ लेकर आते हैं और वक्तन फ़वक्तन अपने वीडियो पैगाम के जरिए आवाम को ये तलकीन करते हैं कि जो अगर गरीब लोग हैं जिनके लिए राशन लेना ज़रूरी है वो जाएँ, राशन ज़रूर लें और फिर अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ज़रूर बरकरार रखें। अच्छा, वैसे अरबाब इस सिचुएशन में अफसोस की बात यह है कि जिस तरह की हमने देखा है कि लॉकडाउन में अगर 15-20 दिन आप लोग घर में रहते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, तो कुछ लोग इसको इजी लेना शुरू कर देते हैं कि भाई इतना कोई मसले की बात नहीं है, अब कुछ नहीं हो रहा, कोई ऐसे सिम्टम्स, जाहिर सी बात है इसकी बताया जा रहा है। टॉक शोज में गाहे बगाहे डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, बार बार ये बात बता रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई आपने पागलपन नहीं करना, कि भी पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो लिहाजा अब एहतियात ना करें और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं तो कुछ नहीं होने वाला। आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है बड़ा मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। सिम्टम्स देर से भी नज़र आते हैं या वाज़े होते हैं, तो लिहाजा एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कोरोना अमीर या गरीब किसी का फ़र्क नहीं देख रहा, किसी की बीमारी आ सकती है। अगर एहतियात ना की जाए तो कल आप भी इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए मुकम्मल एहतियात कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग पर डॉक्टर्स कितनी तवज्जो दे रहे हैं और ये कितनी ज़रूरी है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आके मज़ीद बात हो। ये पता चला है कि ये वायरस जहाँ अंधेरा होता है और यहाँ पे हवा का गुजर सही नहीं होता, वहाँ तो ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, रह सकता है। लेकिन जहाँ अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी है वहाँ से ये फ्लो हो जाता है, ये नहीं आता। दूसरे थर्ड फ्लोर पे आपको पता है कि ये ज़्यादातर ज़मीन पे रहता है। इसकी वजह ये है कि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से हेवी हैं। आप जब स्नीज़ करेंगे तो आपको इसीलिए कहा कि डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस के 3 जो फुट है या 6 फुट का जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर अंदर वो गिर जाता है ज़मीन पे, वो उधर फ्लाई नहीं करता। ये जो बात कर रहे हैं कि एयरबॉर्न होता है, जो हवा में होता है, वो वहीं होता है जो वार्ड्स अगर हैं बहुत ही जहाँ पे एसी चल रहा है या आईसीयू के वार्ड्स हैं उनकी बात की जाती है कि वहाँ एयरबॉर्न जो है इन्फेक्शन होता है वो जो डॉक्टर्स के लिए होता है। आम पब्लिक को इसमें जो है परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो तो आप खुशकिस्मत हैं, आप खिड़की खोल दें और हवा अच्छी आएगी और आप जो है अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर, वैसे पहुँचेगा नहीं ऊपर तक, थर्ड फ्लोर तक। सही। चलें डॉक्टर साहब, एक और कॉलर लाहौर से फ़हद मौजूद हैं, जरा उनका भी सवाल ले लेते हैं। फ़हद, बताइएगा क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, फ़हद अरसानुल लाहौर से। एक्चुअली इशू मेरे साथ ये है कि मुझे एलर्जी का इशू है, डस्ट एलर्जी है। तो मुझे स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग के बाद मेरे नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। मतलब ये कोरोना से पहले की सिचुएशन है, लेकिन कोरोना के बाद तो मैं थोड़ा सा डरा हूँ क्योंकि क्या मुझे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, मेरी एडवाइस कर। ठीक है डॉक्टर साहब, डस्ट एलर्जी वालों के लिए कोरोना क्या ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि कोरोना ज़्यादा खतरनाक है। इसके पहले तो एज फैक्टर होता है। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने देखा है कि इस वक्त एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी उम्र क्या है, आप स्मोकर हैं या नहीं है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, आपका जो मॉलेज पहले से आपको ट्रीट कर रहा है, मेरे ख्याल में आप उससे रब्ता कायम रखें और वही आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है। लेकिन जो आपको मेडिसिन पहले अगर आप जारी हैं आपकी, तो वो उनको जारी रखिएगा, उनको बंद मत कीजिएगा।
तो आपको जो है उससे रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। और मजीद तो ये प्रिकॉशनरी इससे डरने की मेजर्स बात क्या नहीं है कि ले एक बंदा सकते हैं पहले डॉक्टर से ही साहब? कोई इस बीमारी जी मजीद इनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आम लोगों से हट के होने चाहिए जिनको डस्ट एलर्जी नहीं है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कॉशंस इसके लेने पड़ेंगे। जैसे ये कि आप मास्क वगैरह लगाएंगे और ऊपर जो अपने खास करके उन जगहों पे जाने से गुरेज करें जहाँ पे मॉब ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग जमा हो। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हम करते हैं वो भी इनको बिल्कुल उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और खाने पीने में जो खास करके वो चीज़ें ज़्यादा ठंडी जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें और गार्गल्स वगैरह करें। आमतौर पे जो हम नमक के पानी वगैरह जो करते हैं या गर्म पानी जो है फ्रिज का या बर्फ़ का पानी वो पीना जो है उनसे अवॉइड करें। तो मेरे ख्याल में इसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी जैसे कि आजकल लोग डरे हुए हैं तो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स पर जाने से भी डर रहे हैं। तभी आपने देखा कि लाइव कॉल्स भी बहुत सी आ रही हैं कि क्या किया जाए, ये मसला है या वो मसला है। अगर हम हॉस्पिटल जाएं जहाँ पर आमतौर पर रश भी होता है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह रखी जा सकती है? जाएं तो किस तरह जाएं? देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो आपने खुद ही कहते कि जो ना वो रश जहाँ नहीं होता वहाँ तो खुद ही खुद हो जाए, अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जहाँ रश वाले हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना अपने मेथड्स हैं। जैसे आपको रिंग या सर्कल बना के कुछ को जगह बना देंगे, उसको 3 फुट का फासला हो। या हमारे यहाँ कुछ क्लिनिक ऐसे भी अब शुरू हो गए हैं हॉस्पिटल्स में। कुछ हॉस्पिटल ने ये करना शुरू किया कि जो वो सिम्टोमेटिक पेशेंट आते हैं जिनमें स्नीजिंग वगैरह फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो उनको जो है सेपरेटली वो ट्रीट कर रहे हैं और उनको सेपरेटली सारा कुछ सिस्टम बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी ये कि अभी हमें कराची से मोहम्मद जावेद ने ज्वाइन किया है। जी जावेद साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? Yes, I want to ask about that whether from the blood group, if there is any safety from the blood group side, from which blood group is safe or which one is unsafe? आई थिंक जावेद साहब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हुआ है कि जिनका पॉजिटिव में ब्लड ग्रुप है उनको जल्दी ये इफेक्ट करता है। इस हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे? ये सारे मिथ हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो चल रही हैं। व्हाट्सअप ने तो बहुत ही कमाल कर दिया, सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया के कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है किसी ग्रुप को, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी का पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कोई मैटर नहीं करता है। सही। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है इस वायरस से मुतालिक कहा जा रहा है कि इसके गिर्द एक चिकनाई की लेयर है। जब मौसम गर्म होगा जैसे जैसे वैसे वैसे ये कमज़ोर होता जाएगा। क्या वाकई ये जो रिसर्च हुई है इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं या ये भी एक मिथ के ही तौर पे काम कर रहे हैं? देखिए ये शुरुआत में जो है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ना वो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो शुरू में कुछ एक्सपर्ट्स की ये राय थी कि ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना वो ये इसका जो लेयर है वो टूट जाएगा और ये मतलब इतना फैलेगा नहीं। लेकिन अभी कुछ बाहर के ममालिक से ये हमें एविडेंस मिल रही है कि ये 30 डिग्री के बाद भी ज़िंदा रहता है। और बहुत अगर सख्त गर्मी हो उसमें भी अगर आप कोई चीज़ बाहर रख दें तो 2 घंटे तक ये सर्वाइव कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़रूर इस पे थोड़ा सा रिसर्च अभी हो भी रही है, करनी है। ठीक है, मलिकवाल से मोहम्मद मुख्तार साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जी मुख्तार साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। सर ये पता करना है कि जो एक दफ़ा हो जाए कोरोना दूसरी दफ़ा फिर नहीं होता। प्लस ये कि जितनी आप डिस्टेंस दूर रखते हैं उतना उससे बचत हो जाती है मजीद, यानी कि आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, क्या एक बार जो शख्स सेहतयाब हो जाए उसको दोबारा हो सकता है कोरोना? हाँ। देखिए अभी तक जो ना कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो पहले इस वक्त जो ना ये ऐसा वायरस है जो नया है, तो बॉडी में हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उसके साथ जो अपना मुकाबला करती हैं और वो उसको अपने यानी कि ताकत का मुजाहरा करते हुए तबाह कर देती है। लेकिन एक बार अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो 99% ये चांसेस होते हैं कि आपको वो दोबारा नहीं होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की है उन्होंने, वो अगर आपको एक मरतबा हो गया है तो भी आपको रखना चाहिए ज़रूर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि जैसा कि कहा जाता है कि ये बॉडी टू बॉडी मूव करता है, ये आगे जाता है, तो क्या ये वुडन फ्लोर पे कितनी देर रहता है, ये ग्लास पे कितनी देर रहता है, ये ह्यूमन बॉडी पे कपड़ों पे कितनी देर रहता है? इस हवाले से क्या रिसर्च है?
देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना चीज़ें होती हैं। अब आप जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के पे कहते हैं कि ज़्यादा इसकी लाइफ होती है। तो ये जो अमूमन इस वक्त जो ये इनिशियल फेज़ है इसमें बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है, लेकिन कहते हैं कि जो है ना 7 दिन तक भी रह सकता है। तो ये वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, कपड़े पे इसकी एज कम होती है, जैसे फैब्रिक वगैरह जो होता है उस पर लाइफ थोड़ा कम है। बाकी जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ी सी आस्ते आस्ते, जैसे शीशा है, आपका प्लास्टिक है, उन पे थोड़ी सी लाइफ इनकी ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो होती हैं और वो ये भी रखता है कि उसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है, किस तरह की है, तो उस पर वो मुख्तलिफ़ अपने जो क्या कहते हैं उसकी प्रेजेंस जो है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, फरीद अहमद साहब कराची से मौजूद हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। जी फरीद साहब, क्या सवाल? हेलो जी फरीद साहब, क्या सवाल करेंगे? भाईजान, मेरी आंखें पहले सही थी और मेरी आंखें जो है ना मुझे अब नजर आना कम हो गया है। अभी इन्हीं तो 15-20 दिनों की बात है, लेकिन मेरी आंखें पहले सही थी और मेरी नाक में से भी पानी आ रहा है और मुंह में पीप आ रहा है मेरे कानों से। ठीक है, पहले क्या ठीक है, चलें फरीद साहब डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आंखों से भी पानी आ रहा है, नाक से भी पानी आ रहा है और इनकी आंखें भी अब कमज़ोर होती जा रही हैं, क्या ये इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं कोरोना के? ये कब से हो रहे हैं ये तो उन्होंने बताया नहीं, टाइम क्या हुआ है? 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिनों से उन्होंने बताया कि अभी से शुरू हुआ है। अच्छा, अभी शुरू हुआ है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। फिलहाल तो आप देखें बहुत सारे ये सीज़न चल रहा है, कराची में भी एलर्जी डस्ट वगैरह है बहुत सारी। तो अब इनको जो है ना जो कंजर्वेटिव हम कहते हैं ट्रीटमेंट उस पर जाना चाहिए। फिलहाल पैराडोल वगैरह लें और अपने गरारे वगैरह करें, ठंडे पानी से ज़रा दूर रहें, तो मेरे ख्याल में ये इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ठंडे पानी से दूर रहना है। इस वक्त हमें कराची से ही रिटायर्ड कैप्टन रशीद साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे अब बात करते हैं। जी कैप्टन साहब, आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ऐसा है कि कल से मुझे माइनस का टेम्परेचर हो रहा है, माइनर भी नहीं यानी माकूल सा 100 तक जा रहा है और हल्का सा ये कि मुझे फ्लू टाइप का आपके टीवी की आवाज़ भी बड़ी साथ साथ आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही, जरा टीवी का वॉल्यूम कम करके आप अपना सवाल दोहरा दीजिएगा। एक सेकंड जी, आप सुनिए। अच्छा, कल से मुझे हल्का सा माइनस का टेम्परेचर हो रहा है, अराउंड 100 आ जाता है। ठीक है, कल मैंने पैनाडॉल ले ली थी, आज फिर अभी मैंने पैनाडॉल ली है और किसी वक्त, हर वक्त नहीं, मुसलसल फ्लू यानी वो नाक नहीं बह रही है, लेकिन कभी किसी वक्त जो है मुझे वो ऐसा फील होता है जैसे नज़ला है। तो इसमें इस सिलसिले में मैं राय जानना चाहूँगा या मशवरा लेना चाहूँगा कि क्या किया जाए। ठीक है जी डॉक्टर साहब, सवाल आपकी समझ आ गया? जी हाँ, बिल्कुल सवाल मुझे समझ में आ गया। देखिए कि ये लोग ज़्यादा जो कोरोना से इसी वजह से जो डरते हैं कि वो हमें थोड़ी सी छींका आ जाती है तो हम समझते कोरोना हो गया, ऐसी बात नहीं होती। ये छोटी मोटी, मैंने कहा कि ये सीज़न है, सीज़न चेंज हुआ है, इसमें तो गले में खराश वगैरह हल्का बुखार रहता है। और दूसरी बात है, इनका कॉन्टेक्ट जो है ना किसी ऐसे पर्सन से तो नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह का काम करते हैं वो उसको से पता चलता है कि ऐसे लोग से कोई इनका ताल्लुक़ रहा हो या ऐसी सोसाइटी में गया हो वहाँ पे, या कहीं ऐसे मजमूए से रिसेंटली आया हो, तो फिर 2 या 3 दिन के बाद उनको खुद ही थोड़े जो सिम्टम्स हैं उनमें पता चल जाएगा। पैराडोल खा रहे हैं, इनको बुखार उतर रहा है, तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कोई तो सीरियस है, तो ये घर पे रहे और हॉस्पिटल में जाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। ट्रांसमिशन की जानिब और हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। डॉक्टर नसीम साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, डॉक्टर गफूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं। और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब, कहाँ से? चलिए कॉलर भी लेते हैं। डॉक्टर नसीम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नसीम साहिबा, ये जो मैन टू मैन ट्रांसफॉर्मेशन है कोरोना की, यहाँ पर ये सईद गनी साहब को जब कोरोना हुआ वो बहुत सारे लोगों से मिले थे, उसमें सहाफ़ी भी शामिल थे, दूसरे तबकात फ़िक्र के लोग भी शामिल थे, लेकिन उनमें से जितने भी लोगों का टेस्ट हुआ किसी को कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं आया। तो क्या ऐसे भी केसेस होते हैं कि जो एज करियर नहीं काम कर रहे होते? जी, आपकी बात का मैं जवाब इस तरह से देना चाहूँगी कि जो पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अलामात हो रही होती हैं, वो खांस रहे होते हैं या छींक रहे होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिज़ीज़ को दूसरों तक ट्रांसमिट कर सकें।
एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं और ये बात डॉक्यूमेंट हुई है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी डिज़ीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल हम लोगों को जो पैगाम दे रहे हैं वो इसी बारे में ही है कि हमें कुछ पता नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसको डिज़ीज़ है और कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसको डिज़ीज़ नहीं है। तो इसलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको सीरियसली लेना चाहिए और इन चीज़ों पर अमल पैरा होना चाहिए कि हमें एक दूसरे से फासले पे रहना है और जहाँ ज़्यादा गैदरिंग्स हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, तो वहाँ पे मास्क का पहनना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त मुल्तान से कॉलर ने में ज्वाइन किया है। जी मुगीर साहब बताइएगा आपका सवाल क्या है? मिसेस मेरे को बुखार है, वो 15 दिन से है और वो किसी वक्त हो जाता है, किसी वक्त ख़त्म हो जाता है, तो काफ़ी मेडिसिन यूज़ करके बुखार ख़त्म भी हो रहा है। ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं, फिर दोनों का जवाब एक साथ ले लेंगे। अदनान साहब है कराची से। जी अदनान साहब, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे कज़न को 2 से 3 दिन ड्राई कफ हो रही है। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर गफूर साहब आप जवाब दीजिएगा। मुझे आवाज़ ही नहीं आई तो मैं जवाब क्या दूं, जरा आप बताइए क्या बुखार। वो कह रहे हैं कि 15 रोज से बुखार है, पैराडोल और पैरासिटामोल वगैरह यूज करें, लेकिन उससे उतर नहीं रहा। उसमें नसीम साहब आपकी तरफ दूसरे सवाल के लिए आते हैं। गफूर साहब से पहला सवाल ले लें। जी गफूर साहब। जी, अगर तो बुखार लंबा हो गया है और उसको 15 डेज हो गए, जी, अगर बुखार किसी को 15 दिन से मुसलसल हो रहा है और 15 दिन हो गए, कमी नहीं आ रही है और इसके अलावा बाकी अलामात अगर नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को चाहिए। जी, 15 दिन थोड़ा सा लंबा पीरियड है और अगर मुसलसल बुखार है और तेज़ बुखार हो रहा है, तो ये भी जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ कोरोना की एक बीमारी नहीं है, हमारे मुल्क में और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कॉमन हैं, जिसमें टाइफाइड का बुखार होना या और दूसरे इन्फेक्शन हैं, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है या कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो 15 दिन के बुखार के साथ एटलीस्ट पेशेंट को चाहिए कि वो घर में बिल्कुल ना रुके और अपने करीब तरीन जो डॉक्टर साहब हैं उनसे रब्ता करें और हो सकता है इनका ब्लड कल्चर करना पड़े और कुछ मज़ीद टेस्ट करने पड़े जिसकी बिना पर इनकी तशख़ीस हो सके। अगर तो सिर्फ बुखार है, खांसी और सांस की तकलीफ वगैरह नहीं है, तो चांसेस हो सकते हैं कि इनको कोरोना नहीं है, शायद कोई और बीमारी है। उसका वर्कअप भी होना चाहिए और उसका फिर उसके मुताबिक इलाज होना चाहिए। तो घर पे प्लीज़ मत रुकें, डॉक्टर साहब से रब्ता करें। जी अच्छा, डॉक्टर गफूर साहब आप सवाल का जवाब दीजिएगा। इस वक्त शफीक साहब ने में ज्वाइन किया है। 3 दिन की खांसी वाला। जी, मैं आपसे पूछूंगी। जी शफीक साहब कहिएगा आपका क्या सवाल है? मुझे खांसी हो रही है, बंद हो रहा है और बुखार भी हल्का सा है। ठीक है जी डॉक्टर गफूर, बुखार भी है। इसमें जो जी मोहतरम जो बात कर रहा है कि ये बुखार जो है ना 15 दिन तक है। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है अपना कोरोना वायरस का, वो 2 से लेकर 14 दिन तक है, 2 हफ्ते तक है। ये तो 14 दिन गुजार चुके। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन अल्लाह का शुक्र है इसको कोई भी नहीं है। बुखार अगर आ रहा है तो इसका सिंपल है, हम हमेशा ये देखिए 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार अगर चला जाता है, ज़्यादा लंबा अरसा तक चलने की वजह ये होती है कि उसमें कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि वायरल नहीं है। तो बैक्टीरियल के लिए इनके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। वो जो उनका कंसर्न डॉक्टर है उसके पास चले जाएँ तो मेरे ख्याल में वो टेस्ट करवा के देख लेंगे कि उसके खून के अंदर जो है कौन से जरासीम है और उसका इलाज बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इसमें कोरोना के कोई ऐसे सिम्टम्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इम्तियाज़ सरगोदा से हैं। जी इम्तियाज़ साहब क्या सवाल है आपका? जी सर, मसला ये है कि बेगम मेरी ना एलर्जी है, पानी आंदा रहिंदा नीचे आउंदी ना 2-3 साल तो कोई मसला तो नहीं जी। ठीक है ठीक है, डॉक्टर नसीम साहिबा से इसका जवाब ले लेते हैं। नसीम साहिबा, वो जो ड्राई कफ वाला आप जवाब देनी थी वो भी, और ये जो इम्तियाज़ साहब का सवाल है इस पर भी जवाब दे दीजिएगा। जी, पहले जो सवाल था कि 3 दिन से खुश्क खांसी हो रही है, तो उसका यही जवाब है कि हो सकता है कि उनको कोई एलर्जिक सिम्टम आ रहे हों। आजकल पोलन का मौसम भी है तो कुछ लोगों को हल्की फुल्की खांसी हो सकती है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो खांसी हफ्ते से ज़्यादा हो गया है उसको और खांसी में आराम नहीं आ रहा, जो वो रूटीन की दवाइयाँ एलर्जी या दमा की इस्तेमाल करते हैं उससे फ़ायदा नहीं हो रहा और उसके साथ मज़ीद अलामात आ रही हैं जैसे जिस्म में दर्द होना या बुखार आना, तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि फिर कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ओवरलैप कर रही हैं। जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं या अस्थमा के होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उनको अस्थमा के साथ कुछ और इन्फेक्शन भी हो जाए और कोरोना जो है वो थोड़ी सीवियर फॉर्म में होने का डर भी होता है। तो उस सूरत में जब भी आपको शक हो रहा है कि ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही तो हॉस्पिटल आके कोरोना का टेस्ट लाजमी करा लेना चाहिए। ठीक है, रावलपिंडी से आदिल कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया, उनका सवाल भी डॉक्टर साहब ले लेते हैं, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। जी आदिल कुरैशी साहब, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आदिल साहब सवाल कीजिएगा टीवी की आवाज़ बंद करके। टीवी की आवाज़ बंद करके। अच्छा जी, मेरा ना नाक बंद है एक साइड से। आदिल कुरैशी साहब जी सवाल कीजिएगा। मेरा नाक बंद है एक साइड से, मुझे खांसी आ रही है और हल्की सी गले में इरिटेशन है। ठीक है ठीक है, आपका सवाल आ गया। अभी नसीम साहब वो जो 2-3 रोज से बुखार है और फिर जाहिर है कुछ कोई एलर्जी भी थी उसका आप जी और नाक बह रही है, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जो नाक का बहना है ना जी, ये बहुत ज़्यादा अलामत कोरोना वायरस की नहीं है। आमतौर पर कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उनके जिस्म में दर्द होता है, बुखार शुरू होता है, कुछ खांसी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको सांस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कुछ लोगों में, और कुछ में ज़रूरी नहीं कि उनका सांस ख़राब हो। और अगर सिर्फ नाक बह रहा है और हल्की सी गले में खराश है तो सिंपल दवाई इस्तेमाल करके देखें, पैनाडोल का इस्तेमाल करके देखें, और जो सिंपल आप घर में टोटके करते हैं, जो शादा वगैरह लेके देखें। अगर आप फ़र्क महसूस नहीं करते जी, उस सूरत में आप डॉक्टर से रब्ता कायम करें। दूसरा जो सवाल था वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता था कि नाक एक साइड से बंद है और गले में थोड़ा सा दर्द है, तो ये छोटी मोटी अलामात वैसे भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उन अलामात के ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है कि आप बेहतर फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर छोटी मोटी अलामात आपको आ रही हैं, गले में कोई इरिटेशन है, थोड़ी बहुत खांसी है, तो मास्क ज़रूर पहने, ताकि अगर कोई शक गुजरता भी है कोरोना का तो आप बाकी लोगों को बचा सकें। आप हो सकता है कि सिंपल दवाई के इलाज से ही, पैनाडोल वगैरह से ही बेहतर फील करने लगे। ठीक है, अलामात पे नज़र रखें। अगर आपको लगता है कि कोई वर्सनिंग होती है खुदा न खास्ता, या खांसी बुखार आराम नहीं आता, तो फिर आप लाजमी हॉस्पिटल। अच्छा, अभी हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, आप लोगों से सवालात किए जा रहे हैं। तो एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है टेम्परेचर के हवाले से कि बुखार है, 15-20 दिन से बुखार है। इसी में एक मैसेज ऐसा भी है कि जिसमें पूछा गया है कि बुखार की रेंज क्या है, यानी कि आपका टेम्परेचर अगर 100 है तो क्या वो नॉर्मल है, मतलब कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, या फिर रेंज टेम्परेचर की क्या होनी चाहिए जिसके बाद आपके लिए अलार्मिंग है या आपको जाकर अपना कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी है। जी डॉक्टर गफूर साहब, देखिए जो बुखार है ना, ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को, हर पेशेंट। हेलो जी डॉक्टर गफूर साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जी, ज़रूरी नहीं है कि आपका टेम्परेचर अगर 100 रहता है और वही कोरोना का पेशेंट हो, लेकिन टेम्परेचर वेरी करता है मुख्तलिफ सूरतों में। लेकिन ये हाई ग्रेड टेम्परेचर जो होता है उसमें तब्दील हो जाता है, और उसके बाद खांसी जो है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो खांसी की होती है। वो ड्राई कफ होती है और बहुत ही शदीद किस्म की खांसी होती है। उसके बाद आगे जैसे भी जो फेफड़ों के नीचे, यानी कि हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी और एक लोअर। अपर से जब ये लोअर ट्रेवल करता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उस वक्त जो है ना आपको फीवर भी हाई ग्रेड हो जाएगा और खांसी भी शदीद हो जाएगी, जिस्म में भी बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और दर्द महसूस होने लगेगा, और उसी वजह से जो है ना ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़्यादातर जो है ना लोग जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। तो कोशिश करिए शुरुआत में ही जो है ना आप जो अभी रेमेडी है, जो डॉक्टर साहब भी बता रही हैं कि घर की जो टोटके वोटके वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा उन पर भी रिलाई न कीजिए। ठीक है, ज़्यादा उन पर भी रिलाई नहीं कर सकते। चलें, बिहाड़ी से एक और कॉलर है हमाद रफीक, ज़रा उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी हमाद साहब, क्या सवाल है? जी मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ कि मुझे ना पेन हो रहा है जिसम में, बुखार है 2-3 दिन से, और क्या ये जो वायरस है कि जानवर से मुश्किल होता है? ठीक है जी डॉक्टर नसीम साहब, सवाल आपने सुना, आप जवाब दे दिए। सॉरी, ये क्या पूछना ये कह रहे हैं 2-3 रोज से बुखार है, जिसम में पेन भी है, और साथ ही ये भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जानवरों से भी मुंतकिल हो सकता है, जो आमतौर पर घर में पालतू जानवर होते हैं जिनको आप हाथ भी लगाते हैं, खाना भी खिलाते हैं? जी, जो पहली बात है कि अगर जिस्म में दर्द है और साथ थोड़ा बहुत बुखार भी हो रहा है, तो एक चीज़ ये ज़रूर देखनी चाहिए कि आप इस वक्त किस एरिया में रहते हैं और आपके इर्द गिर्द जिन लोगों से कांटेक्ट है वो कौन से लोग हैं। क्या कुछ ऐसे लोग थे जो खांस रहे थे या छींक रहे थे, या आपके इर्द गिर्द कोई कंफर्म केस कोरोना का था या नहीं, या आप कुछ ऐसी गैदरिंग्स में जाते रहे हैं जहाँ पे आपने मास्क नहीं पहना हुआ था। अगर ये सारी चीज़ें हों तो इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या आप किसी ऐसे पेशेंट से एक्सपोज तो नहीं हुए जिसको कोरोना था। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम है। अगर ऐसा है और इस तरह की कुछ अलामात भी आ रही हैं तो उसमें आप टेस्ट करवा लें। मुख्तलिफ और बड़े वायरसेस और बीमारियाँ होती हैं
तो वैसे तो पेट्स के साथ इस तरह की कोई ट्रांसमिशन हमने देखी नहीं है किसी के साथ भी, लेकिन केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप पेट के साथ प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अपने हैंड ज़रूर सैनिटाइज़ कर लीजिए, और जहाँ तक खाने पीने की चीज़ों का ताल्लुक है तो उनको अच्छी तरह से वॉश करके अच्छा सा पका के खाना चाहिए। और हैंड हाइजीन जो है ना, हाथों की सफाई, बार बार साबुन पानी से हाथ धोना जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, सैनिटाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलें, आजम साहब भी बिहारी से हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिएगा। जी आजम साहब, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि मुझे ना 2 माह हो गए कब्ज रहती है, मैंने 18,000 रुपए के टेस्ट भी करवा लिए हैं और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। फिर से जरा सवाल रिपीट कीजिएगा, क्या आपका सवाल था? सर मुझे कब्ज बहुत रहती है और मैंने 18,000 रुपए के टेस्ट भी करवा लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहिबा इसका क्या हल है? 18,000 के टेस्ट भी करा लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोरोना से इसका कुछ लिंक है? ऐसा कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही। अगर किसी को कुछ पुरानी शिकायत है कब्ज़ की तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आपको पता है खाने पीने में हम लोग उस तरह से अच्छी ग़ज़ा इस्तेमाल नहीं करते, बैलेंस डाइट नहीं होती है, और कुछ हमारी ऐसा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया कि कुछ वजूहात की बिना पर कॉन्स्टिपेशन तरह से एक दायमी मर्ज सा बन जाता है, और जाहिर से बहुत से लोग इस तंग हो रहे होते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने 18,000 का कौन सा ऐसा टेस्ट करवाया है, मे बी किसी ने CT स्कैन कराया हो या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी जिस पे शायद ज़्यादा खर्चा आया है, लेकिन कोरोना से इसका कोई ख़ास ताल्लुक नज़र नहीं आता। कोरोना के साथ थोड़े बहुत पेट के सिम्टम हो सकते हैं, जैसे पेट में मूली दर्द का होना या थोड़ा बहुत डायरिया हो जाना, लेकिन एज सच कॉन्स्टिपेशन, और वो भी अगर लंबे अरसे से चल रही है तो कुछ खास वजह इसकी कोरोना के बायस नहीं लग रही। इस वक्त पेशावर से कॉलर ने ज्वाइन किया। फैसल, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैडम मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये जो इसका मैं बताना चाह रहा था कि पूछना चाह रहा था सॉरी कि इसका अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन किसी ने अभी तक वो नहीं की, बना नहीं ली हमारे पाकिस्तान में। और दूसरा ये कि इसकी अगर वैक्सीन नहीं बनी तो इसका एक तो हमारे पास एक हल ये भी है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कलौंजी में मौत के अलावा हर चीज़ का हल है, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम कलौंजी पे सर्च नहीं कर सकते? क्या उसमें इसका हल नहीं हो सकता? जब हमारे नबी ने फरमा दिया फिर तो कोई दूसरी राय रह ही नहीं गई। ठीक है फैसल साहब, कल डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ा डिटेल से बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में इस पर रिसर्च भी हो रही है और कलौंजी का इस्तेमाल किस तरह से करके इसका इलाज इससे बचा जा सकता है वो यूट्यूब पे फेसबुक पे आप देख भी सकते हैं हमारी कल की ट्रांसमिशन में, और डॉक्टर साहब से भी इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर गफूर साहब, इसका जवाब आप दे दीजिएगा। जी डॉक्टर गफूर साहब। डॉक्टर साहब जी, कलौंजी का इस्तेमाल कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है, वो कर सकते हैं, लोगों वैसे भी लोग करते हैं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस भी है इसमें, तो इसका इस्तेमाल करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इसको एज ए ट्रीटमेंट करके जो है इस्तेमाल मत करें। सही। बहावलपुर से रियाज अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज साहब, आप भी सवाल कर सकते हैं। जी रियाज साहब, सवाल क्या है? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। एक खांसी के बारे में पूछना था यार, रात को कम खांसी आती है, दिन को भी खांसी आती है बच्ची को। कितने दिन से? केरा भी है थोड़ा थोड़ा। जी डॉक्टर नसीम साहब, खांसी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, जा नहीं रही है, कौन सी दवाएं वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताया नहीं, बहरहाल इसका जवाब आप दे दीजिएगा। जी हाँ जी, सवाल थोड़ा सा मतलब उसकी डिटेल्स हमें नहीं मालूम हो सकी। जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि खांसी तो देखें बहुत सी वजूहात की पर भी हो सकती है, जैसे अगर किसी को कोई एलर्जी है या इस मौसम में अगर उनको पिछले साल भी खांसी रही है और इस दफ़ा भी शुरू हो गई है तो थोड़ा सा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हो सकता है कि ये वही चीज़ हो। लेकिन बात वही है कि अगर ये खांसी मुसलसल है और आपको लग रहा है कि पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ, या अगर होता भी था तो सिम्टम्स थोड़े से वर्स हो रहे हैं या मुसलसल हैं और इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो फिर उस सूरत में उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए और डॉक्टर साहब से रब्ता कर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कलौंजी के हवाले से जो अभी कॉलर ने बात की कि भाई इसका इलाज मुमकिन है क्या इससे कोरोना का, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा तो ख्याल है कि जी हदीस नबवी है और हम एज आ मुस्लिम इस चीज़ में कभी डाउट नहीं कर सकते कि इसमें इलाज शामिल नहीं होगा, यकीनन होगा, तो इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बात यह है कि ये चीज़ें जो हमें आज से हज़ारों साल पहले बताई गई थी
तो वो उसमें ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक है, इसको इस्तेमाल करने में कोई भी हर्ज नहीं है। ये अलबत्ता हमारी रिसर्च में कोई कमी है, हमें इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये इसमें कितना हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन खाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, सब लोग इसको इस्तेमाल। लेकिन डॉक्टर साहब, तरीका इस्तेमाल इसका क्या होना चाहिए? क्या उसको अपनी प्योर फॉर्म में वैसे ही खाएं, शहद में मिला के खाएं, खानों में मिलाकर पकाकर खाएं? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस सूरत में हो सकता है? इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कलवंजी के 7 दाने सुबह शाम खा लें, कुछ लोग कह रहे हैं शहद के साथ खा लें। मेरा तो ख्याल है कि इसमें हम कुछ हतमी तौर पर नहीं बता सकते, बस इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तासीर के हवाले से भी कहा जाता है कि काफ़ी गर्म होती है और अब मौसम भी गर्म हो रहा है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है किसी के लिए अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया गया। तो इस पर यकीनी तौर पर बताना चाहिए कि भाई कितनी हो सकती है, कितनी खानी चाहिए। शहद भी गर्म होता है, कलौंजी भी गर्म होती है, इसकी तासीर। जी डॉक्टर साहब, एग्जैक्ट मिकदार बताना तो मुश्किल है, लेकिन कलौंजी के अगर थोड़े 4-5 दाने भी कोई खा लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है कि आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं कितना नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ एक हदीस के हवाले से बात कर रही हूँ कि एज अ मुस्लिम मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अगर उसमें शिफा रखी गई है तो यकीनन इस बीमारी से भी शिफा होगी। अदरवाइज इस पे रिसर्च, हमारी रिसर्च में कमी है, हमें इसके ऊपर रिसर्च करके देख लेना चाहिए। सही, चलें व्हाट्सएप पर भी सवालात आ रहे हैं। डॉक्टर गफूर साहब, ये जब तक ये वबा चल रही है तो ये हमें चिकन, मटन, बीफ इसका इस्तेमाल जिस तरह नॉर्मली पहले किया जाता था उसी तरह से करना चाहिए, या थोड़ा कम कर दें, या बिल्कुल एहतियात करें? कुछ इस बारे में अगर आप वजाहत कर दें। सर सवाल रिपीट कीजिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। नॉर्मली जो जिस तरह हमारे घरों में चिकन, मटन और बीफ का इस्तेमाल हो रहा होता है, जब तक ये वबा चल रही है, क्या उसी तरह से नॉर्मल जिस तरह पहले तमाम गोश्त खाए जाते थे उसी तरह से खाएं, या इसमें कोई कमी बेशी इसमें करनी चाहिए, कोई तब्दीली लानी चाहिए अपने खाने पीने में? देखिए, वैसे जो क्राइसिस है इसमें तो सारी चीज़ की कमी होनी चाहिए, लेकिन यह है कि जो गोश्त खा रहे हैं उसको अच्छी तरह से पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल खाएं, उसको हम मना नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो है ना, आप ज़्यादा जो खुराक में जो फ्रेश चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स जिसमें वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। आपको वायरल जो है ना वो आपको मेडिसिन से नहीं जाएगा, आपके सिस्टम से जाएगा। अच्छा, एक सवाल और जो कि व्हाट्सएप पर रिसीव हुआ है कि ये कोरोना वायरस की वजह से जाहिर सी बात है खौफ की फ़ज़ा है, लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। जब बाहर से घर में दाखिल होते हैं तो एक डिटॉल और पानी का मिक्सचर बनाकर स्प्रे किया जाता है कपड़ों पर, जूतों पर, हाथों पर, पूरी बॉडी पर। तो क्या ये फ़ायदेमंद है? और दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जूतों से भी क्या ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है कि बाहर से जब आप आए तो जूतों पर था और अंदर आ गया, और कितनी देर रहता है जूतों पर? जी बिल्कुल, जूते से बिल्कुल ट्रांसफ़र हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे पड़ा है, कहीं से आप चलते हुए गुजर गए, किसी बंदे ने जो अगर कोई छींका हो, खांसी की हो, उसका कुछ बलगम या कुछ जो सलाइवे के जो थूक के जो ज़रात हैं ज़मीन पे हैं, तो उससे अगर अटक जाता है, या आपको चलते फिरते जो उसको कोई बंदा खांस रहा है तो आपके बॉडी पे लग के जूते भी आ सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि जूते भी नहीं लग सकते। दूसरी ये कि प्रिकॉशनरी तौर पे ये करना चाहिए कि आपको जो बाकी चीज़ें भी हैं उनको स्टेरिलाइज करें, पहले हाथ मुंह वगैरह जो है ना अच्छी तरीके से हाथ धोकर, फिर जो है ना आप पानी और डिटॉल का मिक्सचर जो है ये फायदा कारआमद है। जी, डिटॉल में जो उनके एंटी सेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं लोग, लेकिन उसकी जो ना 100% हम नहीं कहते कि उसको कितना मैलूल मिलाया है, उसको कितने उसमें बनाया रखा है। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि एक पूरी बोतल में 2 कतरे पानी के उसके डिटॉल के मिला दिए और फिर करते रहें, तो ये ज़रा सही नहीं है। उसका भी एक क्वांटिटी होती है जिसके बाद जाके आपको वो प्रॉपर जो है ना वो इफेक्टिव होता है उस जरासीम को, जिसकी जो शेल को तोड़ने के। और इसी तरह से आपके अगर और कुछ नहीं है तो क्लोरीनेटेड जो क्लोरीन वाला जो एक ब्लीच है जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है, तो लोग उनको भी इस्तेमाल करते, जो भी बड़ा एक इफेक्टिव होता है उसको ख़त्म करने में। तो डॉक्टर साहब, ये जो इसी तरह से जो है ना आप सोप वगैरह उसको यूज़ करनी चाहिए, कितना पानी हो तो उसमें कितना डिटॉल मिलाएं, और फिर वो क्लोरीन की मिकदार कितनी हो, ये कैसे बनेगा मुरक्कब? देखिए, ये मालूल बनाने के ये होता है कम से कम आपको 20% से ज़्यादा जो है ना उसमें वो क्लोरीनेटेड चीज़ें हों जो उसको मार सकें। या ये मारने का मतलब तो ज़्यादा तो नहीं होता है, उसका शेल को जो तोड़ देंगे तो फिर वो अंदर वो इतना नहीं होता है स्ट्रॉन्ग, उसकी वैसी डेथ हो जाती है।
तो आप ये भी नहीं होता है कि सिर्फ जो है ना उसको दिखावे के लिए यूज़ नहीं करें, उसके जो परसेंटेज मिला के उसको आप इस्तेमाल करें। जैसे आप अल्कोहल बेस्ड जो आपका सैनिटाइज़र यूज़ हो रहे हैं उसमें पता ही भी नहीं है तो कितना परसेंटेज है, और बहुत सारे जो है सैनिटाइज़र चेक किए गए हैं कि उसमें 40% भी नहीं है, तो वो भी 60+ होना चाहिए, यानी कि 65-70 के बाद ही वो उसको ख़त्म कर सकता है। चले, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना गलत तरीके से। सही है, बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर गफूर शोरो साहब और डॉक्टर नसीम साहिबा हमारे साथ मौजूद रहे, और आप लोगों ने काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जवाब हमारे कॉलर्स को भी दिए, हमारे अपने भी सवालात थे, व्हाट्सएप मैसेज पे भी सवालात थे, उन सब के जवाबात आपको मिले। इन सारे जवाबात के साथ हम आखिर में यही जाएंगे कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात का मैसेज बार बार दिया जा रहा है, जगह जगह दिया जा रहा है, तो एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस रखें और कोशिश करें घरों में रहें। रोजाना 2 से 3 बजे तक डॉक्टर्स इसी तरह हमारे साथ मौजूद होंगे। आप कॉल्स करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर आते रहें, इन नंबर्स पर कॉल करके जो भी सवाल हो डॉक्टर से पूछें। रोजाना 2 से 3 तक आप अपने सवालात के जवाब ले सकते हैं। आज इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।